हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपने कंटेंट को फिर से आगे बढ़ाते हैं। बच्चों अभी अभी हम लोग फिलहाल मोशन पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीजें हमने मोशन के बारे में पढ़ा है। आज एक नया चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक पिछले 2 क्लासेस से हम बेसिकली ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी ग्राफ का अब इस्तेमाल करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है बच्चों इसका? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड से बच्चों? ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी हम लोग मोशन के कुछ इक्वेशन को फाइंड करने जा रहे हैं, और किस तरीके से? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो देखिए बच्चों, आपने बहुत सारे तरीके की चीजें पढ़ी हैं, तो उसमें मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, एक्सेलरेशन। हमें अपने स्टडीज में किस तरीके के एक्सेलरेशन को पढ़ना है? तो बच्चों हमें अपने स्टडीज में जो एक्सेलरेशन पढ़ना है वो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, ठीक है, किस कंडीशन में? मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तब उसके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो मैं यहां पर आपके लिए लिख दे रहा हूं, if an object is moving, with a constant acceleration, कैसे बच्चों? with a constant acceleration। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, देन its velocity या फिर then its acceleration, velocity and displacement can be linked to each other to make equations। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा एक ऑब्जेक्ट? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तब उसके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इन सब को एक दूसरे के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए? हम लोग लिंक कर सकते हैं इन्हें इक्वेशंस बनाने के लिए। ये जो इक्वेशन है, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड क्या कहेंगे इन्हें? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे इसे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं जो कह रहा हूं वो आप फिर से ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, कैसे मूव करना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं मूव कर रहा है,
तब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सत्य नहीं है, हमारा ट्रू नहीं होगा। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, तब उस केस में उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनको एक दूसरे के साथ लिंक करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। उस इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं ए कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं बच्चों? उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ए। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हमारा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ और होनी चाहिए, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ और होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है, लेट अस से कि उस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हम लोग v सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, u से v वेलोसिटी में चेंज है, और जो चेंज है वेलोसिटी में, उस चेंज के होने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा ना, उस टाइम को हम लोग t कहते हैं। और बच्चों एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है यानी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहो, डिस्टेंस या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं एस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कंडीशंस हैं, इसको आप लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है और वो ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी वेलोसिटी है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उन सब को हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और जोड़कर हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कंसीडर करो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनो मुझे, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। किस तरीके से मूव कर रहा है? जैसा हमने बात किया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है u और बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो इस वेलोसिटी के चेंज होने में t टाइम उस ऑब्जेक्ट का लग रहा है। तो टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर रही है, इसलिए वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और चूंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, इसीलिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसका कवर हो रहा है। उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे हम लोग? अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए बनाएंगे, यानी इन्हीं कंडीशंस के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर बनाएंगे। तो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? टाइम लेते हैं। और जो दूसरा जो वर्टिकल एक्सिस उस पे क्या लेते हैं? जो भी दूसरा चीज है। यहां पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए ये हमारा यहां पर वेलोसिटी होना चाहिए, और ये हमारा ओरिजिन है O। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसीलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तभी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब देखिए, स्टार्टिंग अगर हम करें
इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इनिशियल कब हम लोग देखेंगे? जब टाइम हमारा जीरो हो, इनिशियल टाइम पे। तो जीरो टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u। तो सपोज करो कि जीरो टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम मार्क कर देते हैं u। ठीक है बच्चों, क्या मार्क कर रहे हैं? u। और यहां से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते u से चेंज होकर t टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है। तो एक स्ट्रेट लाइन, चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसीलिए स्ट्रेट लाइन हमारा ऊपर की तरफ बनेगा। तो अब हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है जिस दौरान ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ बना है इसमें आप समझिए कि ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम है, यहां पर जो टाइम हमारा हो गया ये हमारा t। तो t टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? v। जीरो टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u और t टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब यहां पर नोटिस कीजिए, अगर ये जीरो है और यहां से u है तो ये पूरा का पूरा कितना लेंथ होना चाहिए? ये हमारा u के बराबर होना चाहिए। और अगर ऊपर तक देखें जीरो से लेकर ये हमारा टोटल v होना चाहिए, होना चाहिए ना बच्चों? ये जीरो से लेकर u तक ये पूरा लेंथ u हो गया और जीरो से लेकर v तक ये पूरा लेंथ हमारा v हो गया। अब देखिए मैं u से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लेंथ हमारा ये o है, इस पॉइंट को मैं a कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं b कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं c कह रहा हूं और इस पॉइंट को मैं d कह देता हूं। अब मुझे बताइए o से लेकर और ये पॉइंट, ये यानी कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो लाइन है ये v के बराबर है और इतना आपका u के बराबर है ना? तो ये जो हमारा बच रहा है ये हमारा कितना होना चाहिए आप बताइए, सोचकर बताइए। ये पूरा हमारा u है, ये पूरा हमारा v है। देखिए इस साइड मैंने लिखा है ये पूरा हमारा v है और ये जो हमारा है इतना ab ये हमारा u है। तो इस पूरे v में से अगर हम u को हटा देते हैं तो ये कितना बचेगा? v माइनस u, यानी कि ये जो हमारा लेंथ है BC ये हमारा v माइनस u के बराबर होना चाहिए। और ये जीरो से लेकर t तक ये पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए? हमारी t के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारा t है तो ये भी तो हमारा t होना चाहिए, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है ये भी हमारा t होना चाहिए। तो बच्चों ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इसीलिए जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है वो u है और t टाइम गुजरने के बाद u से वेलोसिटी चेंज होकर आपकी v हो जा रही है। चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जरूरी नहीं हो सकता वो डिक्रीज भी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि भाई यहां जीरो से लेकर u तक ये पूरा u हो गया और जीरो से लेकर v तक ये पूरा v हो गया। तो ये जो लेंथ है हमारा v माइनस u आ गया और जीरो से लेकर t टाइम ये हमारा t हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग तीन इक्वेशंस जो हैं किसके किसके बीच में? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और एक टाइम भी हमारा यहां पर है, इन सब के बीच में हम लोग तीन इक्वेशंस जो है फाइंड करने जा रहे हैं। पहले आप इसे नोट कर लें फटाफट से। तो बच्चों तीन इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं। इसमें जो पहला इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारा है, इसका नाम आप नोट कर लेंगे, ये हमारा है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? मैंने पिछले लेक्चर के सबसे आखिरी टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो जो भी ग्राफ है उसका स्लोप निकालिएगा तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उस पे स्लोप निकालने पे आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये चीज आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑन
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब चूंकि हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय, एक्सेलरेशन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग, क्या फाइंड करके बच्चों? बाय फाइंडिंग स्लोप, ठीक है, ऑफ कर्व। जो भी कर्व आपको दिया हुआ है उस कर्व का आप क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो यहां पर जो भी कर्व, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो वहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी जो एक्सेलरेशन है वो आपका स्लोप ऑफ वीटी कर्व होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। ये है ना कहने का मतलब कि भाई अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं वीटी कर्व पे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? फाइनल पॉइंट, सॉरी यहां पे लिखते हैं हम लोग, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? वाई एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस वाई एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस एक्स एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट। अब बताइए जरा, वाई एक्सिस पे फाइनल पॉइंट क्या है? v, और वाई एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट क्या है? u। तो फाइनल पॉइंट वाई एक्सिस पे माइनस इनिशियल पॉइंट वाई एक्सिस पे डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस एक्स एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट। एक्स एक्सिस पे फाइनल पॉइंट है t और इनिशियल पॉइंट है 0, तो एक्स एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस एक्स एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है बच्चों, अब अगर इस t को मैं इधर ले जाऊं तो एक्सेलरेशन a तो हमारा पहले से था, t मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड हमारा क्या बच गया? v माइनस यू। तो इसे मैं लिख दे रहा हूं v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t। ठीक है, एक तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। अब माइनस यू को इधर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये जो इक्वेशन है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब समझिए इस बात को कि एक्सेलरेशन हमारा, देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी और टाइम के बीच का हमने रिलेशन फाइंड किया है, यही तो था इक्वेशन हमें बनाना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन को फाइंड करने के लिए। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है इक्वेशन, क्या है बच्चों? इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बीच में? पोजीशन और टाइम, यानी लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन, राइट हैंड साइड में टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग, जैसे पहले इक्वेशन हमने क्या फाइंड किया था बच्चों? एक्सेलरेशन फाइंड किया था। अब इस इक्वेशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के ऊपर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका है इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग, जैसे एक्सेलरेशन के लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं, वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? एरिया अंडर कर्व, बाय फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व। अब बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हमने एस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये जो कर्व हमारे पास है, CD जो कर्व है, इसके नीचे का एरिया, तो CD कर्व और टाइम एक्सिस, इसके इनके बीच में जो एरिया है उसमें देखिए एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है ना? तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों का एरिया का सम होना चाहिए। तो ये पहला हो जाएगा आपका एरिया ऑफ OA
बी डी, एरिया ऑफ ओ ए बी डी प्लस जो ट्राइंगल का एरिया है एरिया ऑफ बी सी डी, है ना बच्चों। तो एरिया ऑफ बी सी डी। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का लेंथ आपका हो गया टी और ब्रेड्थ हो गया यू, यानी यू इंटू टी, ठीक है, ब्रेड्थ इंटू लेंथ, यही आपका रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो ब्रेड्थ है यू और लेंथ है टी, यानी ये आपका हो जाएगा यू इंटू टी प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू, देखिए ये बेस जिसके ऊपर ट्राइंगल आपका खड़ा है कितना लेंथ है इस बेस का, टी है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल की हाइट कितनी नजर आ रही है इस ट्राइंगल की हाइट v माइनस यू, यानी कि ये आपका हो गया v माइनस यू। तो s आपका क्या आ गया, s आपका आ गया इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, और v माइनस यू इसकी जगह हम लोग देखो बच्चों क्या लिखने जा रहे हैं, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आएगा ना बच्चों। अगर मैं इस u को इधर ले जाऊं तो v माइनस यू हमारा क्या हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो v माइनस यू है इसकी जगह v माइनस यू की जगह हम लोग ये ए टी लिख सकते हैं, तो मैं v माइनस यू की जगह लिख दे रहा हूं ए टी इंटू ए टी, और एक t तो हमारा अलग से है। तो क्या हो गया ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ये एक एक्सेलरेशन है, और देखिए t इंटू टी, टी को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्या है हमारा ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपका डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमने यहां पोजीशन लिखा है, और राइट हैंड साइड पे टाइम है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन बताएगा, और ये टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन है ये हमारा यहां निकल कर आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग दो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग आज फिर से अब ये थर्ड इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, तो ये हमारा है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, पोजीशन लिख दें, चलो पोजीशन लिख देते हैं, वेलोसिटी पोजीशन, आप पोजीशन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, रिलेशन। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में जो रिलेशन है उसका हम एक इक्वेशन यहां पर लिखेंगे। कैसे होगा बच्चों, वेलोसिटी और पोजीशन, तो फिर से हम लोग पिछली बार हमने क्या किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, फिर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसे निकलता है, एरिया अंडर कर्व। अच्छा, इस बार जो कर्व के नीचे जो हमारा, देखिए एक तो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों को अगर जोड़ दे बच्चों तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है हमारा। अब हम लोग इकट्ठे इस ट्रेपीजियम, देखिए ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, और ये इन दोनों के बीच की हाइट है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम हमारा ओ ए सी डी, ठीक है बच्चों, ओ ए सी डी। अच्छा, अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बताइए, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इंटू हाइट। ये ट्रेपीजियम का एरिया है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, यानी एक तो ये AC ये जितना लंबा है
ये कितना है, देखो हमने यहाँ पर v के जितना लिखा है, नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक v हमारा है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो जाएगा v प्लस दूसरा साइड हमारा क्या है, दूसरा साइड छोटा वाला है OD, ये हमारा u के बराबर है, v प्लस u इंटू हाइट। और हाइट कितनी है, इस ट्रेपीजियम की हाइट देखिए ये है, ये हमारा क्या है t के बराबर, 10 इंटू t। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, था ना। अब देखिए अगर इस u को मैं इधर ले आऊं तो ये हमारा हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू at होगा। और अब अगर मैं a को इस साइड ले जाऊं तो इस साइड हमारा सिर्फ t बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a होगा ना। टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम की जगह हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। कैसे, v माइनस यू तो पहले से था, ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, एक्सेलरेशन को इधर ले जाएंगे तो ये एक्सेलरेशन डिवीजन में आ जाएगा। टाइम हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या हम लोग इस t की जगह, यहां पर जो t हमारा है, इस t की जगह हम v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम s को लिख दे रहे हैं हाफ इंटू v प्लस यू इंटू t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू, ऊपर हमारा क्या है 1 इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो 1 को मल्टीप्लीकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 2 और a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a। और अब इस 2a को इधर भेज दें तो ऊपर हमारा क्या बच जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और ये 2a s के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2as होगा ना। और इसको देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है बच्चों, अब देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर 2as के बराबर है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as है, इसी इक्वेशन को तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, देखिए वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी और पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो अब मुझे बताइए तीनों इक्वेशन ऑफ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इकट्ठे लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा आया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही था ना। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हमारा आया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, इसको आपको बिल्कुल अपने नाम की तरह याद कर लेना है, ठीक है। और इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अपने आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में अब यूज करने जा रहे हैं। और इसी चैप्टर में ही नहीं बच्चों, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में हमें इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करना है, तो इसको आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का, कह रहा अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आप ये क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते चलें। अ ट्रेन starting from rest attains velocity a train starting from rest attains velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट कर रहा है कहां से, रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। बहुत सारी चीजें गिवन है हमें, ठीक है, जो चीजें गिवन है वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म,
और आपसे कह रहा है कि आपको क्या एज्यूम करना है, क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है कि जो एक्सेलरेशन, क्या चीज है बच्चों, जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ऑलराइट, और वो 72 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हो जा रही है 5 मिनट में। अब एज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। आपसे दो चीजें कह रहा है फाइंड करने को, एक तो आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करने को कह रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन, पहला पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन, क्या बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन। और दूसरा पार्ट है आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है ट्रेन के द्वारा, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इस 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा ट्रैवल हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो अब इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें आप मुझे ये बताइए, कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ये कहे कि कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी जिस वक्त वो स्टार्ट कर रहा है उससे ठीक पहले वो रेस्ट पर था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब उसकी वेलोसिटी 0। तो अगर कोई चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट करे यानी उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0। और कोई चीज अगर क्वेश्चन में कभी आपको कह दे कि वो लास्ट में रेस्ट पर आ रहा है, यानी आखिर में अगर रेस्ट पर आ रहा है, यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0। तो यहां पर तो स्टार्टिंग रेस्ट से है, तो यानी कि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू सिंबल से। तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो कह रहे हैं कि और 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन में 5 मिनट के आगे कुछ कहा ही नहीं गया है, इसलिए ये फाइनल टाइम हो गया हमारा। इस फाइनल टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको सिखाया था कि 72 किलोमीटर पर आवर, इसे अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 72 को तो एज इट इज लिख देंगे, किलोमीटर की जगह मीटर लिखना है तो कितना होगा 1000 मीटर, है ना। और आवर को अगर सेकंड में लिखना है तो 60, एक आवर हो गया 60 मिनट और एक मिनट होता है 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60। ठीक है, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यहां पर आपका 5 आ जाएगा, मतलब अगर आप 2 से कट किए तो 5 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। अगर 3 से आप कट करते हैं तो 3 2 6 और 3 4 12। ठीक है, अब 6 से अगर आप कट करते हैं तो ये आपका 4 हो जाता है, यानी आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 4 इंटू 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में, कितना टाइम लग रहा है ऐसा होने में, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी 5 मिनट। यानी कि अब जब सब कुछ मीटर और सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टाइम आपका हो गया 300 सेकंड। अब नोट कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो लगा है वो आपका 300 सेकंड। अब पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है बच्चों, वो पहला पार्ट है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहेंगे। आपको क्या क्या गिवन है, v, u और t। तो देखिए v है, u है, लेकिन यहां पर t तो नहीं है, तो अगर आप एक्सेलरेशन के लिए फाइंड भी करेंगे तो s हमें यहां पर नहीं पता है। इस इक्वेशन में u पता है, t पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन s नहीं पता है। इस इक्वेशन में v पता है, u पता है, t भी पता है, आपको a निकालना है। यानी पहले इक्वेशन में a के अलावा बाकी सब कुछ पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। ठीक है बच्चों, तो v की जगह हम लोग लिख देंगे 20, u की जगह लिख देंगे 0, यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे, a की जगह हम लोग a लिख देंगे और t की जगह हम लोग 300 लिख देंगे।
क्लियर है? तो इस साइड हमारा सिर्फ a बचता है, इधर हमारा 20 है, और 300 को अगर इधर लेकर आएंगे तो 300 आपका डिवाइड होगा, 0 से 0 गया, और 13 से कट 2 से कट करेंगे तो 15 आ गया। यानी एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है? 1/15। और यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन निकल कर आ गया जो आपसे पूछा जा रहा था। अब जो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भैया जी आप हमें ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ, यानी कि क्या फाइंड करना है आपको? डिस्टेंस, यानी s आपको फाइंड करना है। अब s के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये जरा आप लोग मुझे बता दीजिए। s देखिए दो इक्वेशन में आ रहा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए u आपको पता है, u पता है ना, t भी आपको पता है, ठीक है, a भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, और t आपको पता है, यानी दूसरा इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा तीसरे में v पता है, u पता है और a पता है, s दोनों इक्वेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें? जो मर्जी वो यूज कर लीजिए, मैं आपको दोनों से निकाल के दिखा दे रहा हूं। अगर सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू, देखिए u चूंकि 0 है तो 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसकी जगह हम 0 लिख दे रहे हैं, प्लस हाफ इंटू a की जगह 1/15 और t की जगह 300 का स्क्वायर, यानी 300 इंटू 300। तो 15 से कट करेंगे, 15 2 जा 30, एक 0 बचता है, ये हो जाएगा 10। तो s कितना निकल कर आ गया आपका? 10 इंटू 300 यानी कि 3000, और यूनिट क्या होता है s का? मीटर, इसलिए देखिए s हमारा आ गया 3000 मीटर। अच्छा अगर इस इक्वेशन से आप यूज करते तो, अगर आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इस फॉर्मूले से यूज करते तो क्या क्वेश्चन आंसर आपका गलत आता? नहीं। देखते हैं v की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 400 इज इक्वल टू यू तो हमारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह 1/15 इंटू s, है ना बच्चों। अब देखिए ये 0 है तो इसको हम हटा देते हैं, ये 2 आपका जाए इधर तो 400 है, 15 देखिए डिवीजन में है, अगर इधर भेजेंगे तो 15 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 2 हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। 2 को कट किया तो ये कितना हो गया? 200। और अब मुझे बताइए 2 इंटू 15 कितना होता है? 30, और ये 2 0 है, इसको लिख देते हैं। तो फिर से देखिए s की वैल्यू कितनी है आपकी? 3000 मीटर। तो अगर एक से ज्यादा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो जो मर्जी उस फॉर्मूले से आप अपना फाइंड आउट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार है, ठीक है, अ कार एक्सेलरेट्स, क्या कर रहा है? कार क्या कर रहा है आपका? कार एक्सेलरेट कर रहा है। तो कह रहा है कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और याद करिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने ये इक्वेशंस जो है फाइंड आउट किए हैं। तो कह रहा है कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। कार जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को? कैलकुलेट, कह रहा है कार एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड में। आपको क्या कैलकुलेट करना है जरा देख लीजिए। पहला आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन। और दूसरा आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो भैया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये क्या कैलकुलेट करना है आपको? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा।
क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार एक्सेलरेट्स, एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में। अच्छा, किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी। यानी कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों वेलोसिटी हैं। तो अब कार का जो एक्सेलरेशन है उसमें इस क्वेश्चन के शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। यानी आपको गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो आपका है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यानी 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 इंटू किलोमीटर पर आवर यानी 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 से कटेगा 9 हो जाएगा, और ये आपका 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहां पर 2 बचेगा। यानी u की वैल्यू जो आपको गिवन है वो गिवन है, कुछ गड़बड़ तो है, ये आपने कट किया 2 से, अच्छा सॉरी ये 3 होगा बच्चों, गलती हो गई ना। ये 2 से आपने कट किया 5 और ये 2 से आपने कट किया 3। अब देखिए, अब ये 3 है, ठीक है, ये आपका एज इट इज लिख दीजिए 6। ये 3 से कट होगा तो 3 6 18 और 6 से 6 हो गया, यानी u आपका है 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही v जो है फाइनल वेलोसिटी वो गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि 18 का डबल है 36, इसलिए मीटर पर सेकेंड में 5 का डबल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितने टाइम में? टाइम कह रहा है कि 5 सेकेंड में ये खेल हो जा रहा है सर, 5 सेकेंड में। तो पहला पार्ट जो आपको फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है आप लोग बताइए? पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको? एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखिए फिर से आपको v u और t गिवन, v u और t गिवन है, a निकालने को कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहला वाला, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब बताइए v की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही देखेंगे, वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यही होना चाहिए, टाइम सेकेंड में होना चाहिए, इसी का ख्याल रखना है। u आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, a आपको पता नहीं है, और टाइम आपका 5 है। ये प्लस 5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a इंटू 5। 10 माइनस 5 हो गया 5, और यहां पर एक्सेलरेशन a है, और ये जो 5 मल्टीप्लीकेशन में है इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, बचेगा 1, यानी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमसे कह रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने को। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए पिछले केस में हमने देखा था v u t a सब हमें पता है, तो हमें दूसरे में फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो आप कहिए, s आपको फाइंड करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर लें? सेकंड वाला यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने आपको दिखाया था, दोनों में से कोई भी यूज करिए सेम आंसर आएगा। u की वैल्यू आपकी कितनी है? u की वैल्यू 5, t की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू है 1 और t की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आ गया 25 प्लस 25 अपॉन 2। देखिए 25 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा? 12.5। 25 का आधा 12.5, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 25 प्लस 12.5 यानी 37.5 मीटर। ये लीजिए आप s की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। क्या कह रहे हैं? दी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? दी ब्रेक्स अप्लाइड, हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। किसको ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं? कार को। ब्रेक अप्लाई करने पे जाहिर सी बात है स्पीड बदलेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है
वो हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो ब्रेक जो हम अप्लाई कर रहे हैं कार को, वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, क्या कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर कार को 2 सेकेंड का वक्त लग रहा है, इफ कार टेक्स 2 सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप, यानी 2 सेकेंड के बाद क्या है, कार को 2 सेकेंड लग रहा है ब्रेक अप्लाई होने के 2 सेकेंड के बाद कार जो है इट इज कमिंग एट रेस्ट, इट इज स्टॉपिंग। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कार को 2 सेकेंड का वक्त लग रहा है स्टॉप करने के लिए, यानी रेस्ट पे आने के लिए, तो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रैवल। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, कैलकुलेट डिस्टेंस traveled after applying brakes। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग आपको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू कार, ब्रेक हम लोग कार पे अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी एक्सेलरेशन अब क्या क्या गिवन है आपको, सबसे पहली बात तो कि गिवन है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है। अब देखिए ब्रेक हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी जो है कार की वो कम हो रही है, कम हो रही है अगर वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी कम होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी से। और हमने डिस्कस किया था कि अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है ब्रेक अप्लाई होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, तो यानी मैंने बताया था कि उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होता है। यानी आपको देखना है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर वेलोसिटी आपकी कम हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अब कह रहा है इफ कार टेक्स 2 सेकेंड्स, कितना टाइम लग रहा है उसे 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड्स आफ्टर ब्रेक आर अप्लाइड टू स्टॉप, अब आखिरकार 2 सेकेंड के बाद कार आपकी रेस्ट पे आ जा रही है, यानी फाइनली कार आपकी रेस्ट पर आ रही है, तो इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो आपसे जो फाइंड करने को कह रहा है वो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी एस फाइंड करने को कह रहा है। अब बच्चों देखिए हमारे पास ए टी और वी है, अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें एस फाइंड करने के लिए तो यू हमें पता नहीं है, ठीक है, यू हमें पता नहीं है, और अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं एस फाइंड करने के लिए तो यहां भी यू हमें पता नहीं है। अच्छा अगर हमें बच्चों यू पता चल जाए, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हम लोग इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज करके एस फाइंड कर सकते हैं ना। तो यू कैसे पता करें, अब जाहिर सी बात है इन दोनों इक्वेशन में तो यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्या ऊपर वाले इक्वेशन में यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए वी हमें पता है, ठीक है, ए और टी वी पता है हमें, ठीक है, ए पता है और टी पता है, तो यू निकल जाएगा ना। तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूले में हम लोग u फाइंड कर लेंगे, v की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल्स टू u प्लस a की वैल्यू कितनी है -6 इंटू t की वैल्यू है 2, यानी 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 12 होगा ना बच्चों। और इस -12 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +12, यानी u की वैल्यू क्या है 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो आपने निकाल लिया। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आप u पता का लगा लेते हो तो फिर आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके s पता लगा सकते हो। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आएगा बच्चों सेकेंड इक्वेशन यूज करने पे,
s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मुझे बताइए u की वैल्यू कितनी है आपकी 12, t की वैल्यू कितनी है 2 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू है -6। इस माइनस को मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे माइनस लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इंटू 6 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 2, तो कितना 12 इंटू 2 24 माइनस 6 इंटू 2 12, यानी s की वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है 12 मीटर। यही तो आपको फाइंड करना था बच्चों। तो यहां पर देखिए घबराइएगा मत, अगर आपको s फाइंड करने को बोले, कुछ भी फाइंड करने को बोले और उस इक्वेशन में अगर कोई एक चीज मिसिंग है उसको फाइंड करने में, जैसे यहां s फाइंड करना था तो u हमारा मिसिंग था, तो जिस फॉर्मूले को आपको यूज करना उसके अलावा बाकी जो फॉर्मूले बचे हैं उसको देखकर और उसमें से किसी एक इक्वेशन को यूज करके जो मिसिंग है उसको निकाल लेंगे और फिर ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, समझ आया, प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा बच्चों आप इस लेक्चर को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स में, ताकि सब देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट में क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, और ज्यादा डिटेल में अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और एक मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली। हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11th 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। काफी अच्छे फैकल्टी के साथ काफी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, यू कैन गिव अस अ कॉल। आप अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने जानने वालों को भी हमारे इंस्टीट्यूट को रेकमेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी। ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ें, कुछ क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करें, सारा कुछ पढ़कर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग 5, 6, 7 मतलब 6-7 क्वेश्चन हम लोग इसी टॉपिक पे बेस्ड हम लोग अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल्स आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिएगा।